हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस के लिए इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट को करवाया जा रहा है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन को किए थे। उसी प्रैक्टिस सेट में का 50 शेष जो क्वेश्चन रह गया था, आज वो इस वीडियो में हम लोग इस सेशन में हम लोग पूरा करेंगे। तो जिन लोगों ने भी 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है पीडीएफ के द्वारा जो टेलीग्राम पे डाला गया था, उस पीडीएफ के माध्यम से अब 50 क्वेश्चन जो है आज पूरा कर लिया जाएगा और डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल बटन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों के पास यूट्यूब के माध्यम से आसानी से नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस सेशन के साथ जुड़िए। ये सारा के सारा सेशन दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन सर के द्वारा दिया हुआ प्रैक्टिस सेट है। अतः आप लोग इस सेशन में जुड़िए और अपने अपने तैयारी का अंदाजा लगाइए और वीडियो के कमेंट में अपना अपना स्कोर जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों बताना है। तो इसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेरिस में जो है दोस्तों शुरू किया जाएगा। ठीक है, कौन 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ठीक है, अगर बात किया है दोस्तों लॉस एंजल्स का, तो लॉस एंजल्स का दोस्तों इसमें जो है 34वां होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों 35वां खेल का, तो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ठीक है, और टोक्यो का बात किया जाए दोस्तों, तो टोक्यो का जो है दोस्तों 32वां ग्रीष्मकालीन जो है दोस्तों वो टोक्यो जापान में हुआ था। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से, आप लोग ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू सम्मान दिया गया है दोस्तों। तो किस देश के साथ किस देश के द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो आप लोगों के पास इसका 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ को लोड करके इसको बनाए होंगे तो आप लोग अपना आंसर मिलाना शुरू कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू पापुआ गुनी के द्वारा दोस्तों नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू सम्मान जो है दिया गया है। देखिए दोस्तों 9 वर्षों के अंतर्गत में नरेंद्र मोदी को लगभग 15 देशों से दोस्तों राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कितने देशों से दोस्तों? 15 देशों से जो है अभी तक नरेंद्र मोदी को 9 वर्षों के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो बात की जाए हमारे अगले प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है दोस्तों बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं दोस्तों? धनात्मक ध्रुव का जो इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। इसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि धनात्मक ध्रुव को एनोड कहते हैं और जो ऋणात्मक ध्रुव होता है दोस्तों उसे कैथोड कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रहा सवाल दोस्तों विद्युत सेल, तो विद्युत सेल जो है दोस्तों एक ऐसी युक्ति होती है दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो सेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल, एक प्राथमिक सेल और दूसरा दोस्तों द्वितीयक
द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को दोस्तों हम लोग एक बार यूज करेंगे, उसके बाद वो यूज करने के लायक नहीं बचता है। और द्वितीयक सेल का मतलब होता है दोस्तों जिससे हम लोग बार बार चार्ज करके उसका उपयोग करते हैं, जैसे बड़े बड़े कारों में, बसों में, ट्रकों में जो बैटरियाँ लगी होती है दोस्तों, द्वितीयक सेल होती है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होता है जिसका गलनांक दोस्तों क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जिसका गलनांक कम होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गलनांक जो होता है कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, गलनांक कम होने की वजह से यदि हमारे घरों के परिपथ में ज़्यादा वोल्टेज आता है दोस्तों, तो ये फ्यूज का तार क्या होता है, गल जाता है। और गलने की वजह से हमारे घरों में लगे जितने भी टीवी, एसी, पंखा सब कुछ सुरक्षित बच जाता है। फ्यूज लगाने का सबसे मेन मकसद दोस्तों यही होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए फ्यूज की दोस्तों, तो विद्युत का फ्यूज तो होता है दोस्तों शीशा और टीन का जो होता है, क्या होता है दोस्तों, शीशा और टीन का, यानी कि शीशा प्लस टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। शीशा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप लोग जो PDF टेलीग्राम से लोड किए हैं दोस्तों, उससे आप लोग मिलाइएगा उसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है उसी PDF का 50 क्वेश्चन के बाद वाला जो क्वेश्चन है उससे हम लोग शुरू किए हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम जो है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। ठीक है, तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ध्वनि तरंग का आयाम दोस्तों वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, किसी भी वस्तु से ध्वनि तब निकलती है दोस्तों जब उसमें कंपन होता है, और कंपन लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात किया जाए ध्वनि का मात्रक का, तो ध्वनि का मात्रक जो होता है डेसिबल होता है दोस्तों। क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों ध्वनि का SI मात्रक का, तो ध्वनि का SI मात्रक दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोवाट, क्या, माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो इंग्लिश से, इसको देखिएगा। 55 नंबर प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिए। नो मैन आर फॉरगिवन इज राइटेड बाय, ये जो नो मैन आर फॉरगिवन जो लिखा गया है दोस्तों, ये इसका लेखक कौन है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जामेस किर्कप। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा जो 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि ये जो इंग्लिश में दिया हुआ है वाक्य, सेंटेंस दिया हुआ है, उसका हिंदी क्या होगा ये बताना है दोस्तों। तो चलिए सेंटेंस क्या है दोस्तों, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस, तो इसमें जो है इसका जो है हिंदी क्या होगा दोस्तों, तो चलिए आप लोग बताइए। ठीक है, तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो है दोस्तों गाँव में रहते हैं, इसका हिंदी हो गया। ठीक है, देखिए सेंटेंस है, ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आ जाएगा एक आध दो, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कॉल इट ए डे मीन्स, कॉल इट ए डे मीन्स। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो अगर बात किया जाए 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी कि रिटायर फ्रॉम वर्क, ये जो होगा 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है साइनोनियम ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग इज।
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का साइनोनियम बताना है दोस्तों, ये क्या होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, रोबोस्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को क्या करना है दोस्तों, चुनाव करना है, ठीक है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनी पुलेट, ठीक है। मिनी पुलेट यानी 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिनी पुलेट यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है चूज द ईरर ऑफ एनी द सेंटेंस गिवन बिलो। जो इस सेंटेंस दिया है उसमें ईरर चूज करना है दोस्तों, यानी क्या सेंटेंस, आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच, ठीक है। तो इसका जो है ईरर बताना है आप लोग को दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, आप लोग किन किन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए। तो चलिए बात की जाए इस 8 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, इसमें कोई नो एरर, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा ताप मापी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप मापी दोस्तों नहीं है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, सॉरी डी को याद रखिएगा, यानी सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना जो है एक तापमापी नहीं है, ये ताप मापने का जो है सिस्टम है, ठीक है। ये जो द्रव तापमापी जो होता है ये भी एक तापमापी होता है दोस्तों, ठीक है। और गैस तापमापी भी एक प्रकार का तापमापी होता है। डगडगी तापमापी भी आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि थर्मामीटर जिसको बोला जाता है, एक द्रवीय तापमापी है जिसमें पारद का उपयोग किया जाता है। और ये जो है दोस्तों डगडगी थर्मामीटर 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री का तापमान क्या कर सकता है दोस्तों, रीड कर सकता है, माप सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए मनुष्य के टेम्परेचर का, नॉर्मल टेम्परेचर का दोस्तों, तो आप लोग 37 डिग्री याद रखिएगा। कितना डिग्री दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात किया जाए दोस्तों कि अधिकतम तापमान किस जानवर का होता है दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए बकरी का। किसका दोस्तों, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बकरी का, ठीक है। आप लोग इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट, आप लोग को, जिन लोगों को पता होगा। तो देखिए किसी भी जो है दोस्तों संधारित्र को दोस्तों विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा, ठीक है। और आप बात किया जाए आवेश का मात्रक का दोस्तों, तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों थीन पादप दोस्तों कोशिका द्वारा उत्सर्जित होता है। थीन पादप किस पादप कोशिका द्वारा उत्सर्जित होता है, सॉरी। कॉफ़ी में दोस्तों अगर बात किया जाए कॉफ़ी में दोस्तों, तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू में अगर तंबाकू में बात किया जाए दोस्तों, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों चाय में दोस्तों थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, चाय में थीन पाया जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों सिनकोना में, तो सिनकोना में दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि सिनकोना में जो मलेरिया का जो है दवाई कुनैन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों, कुनैन, ठीक है। तो आप लोग को ऑप्शन में मैंने चारों डिटेल बता दिया, कौन किस में, कैफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन, और सिनकोना में कुनैन, और चाय की पत्तियों में थीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हमारे किसके पश्चात जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाय की पत्तियों में, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ध्वनि तरंग की गति 7 मीटर प्रति सेकंड है, 7 मीटर सेकंड के पावर -1 है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा
चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इस पे आप लोग निकालिएगा दोस्तों तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मीटर को किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या होगा, 10 सेकंड। कितना सेकंड होगा दोस्तों, 10 सेकंड। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। यानी कि ये किस पे बनेगा दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपके पास कितना है, 7 किलोमीटर है दोस्तों, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्तों, 1000। तो 7 किलोमीटर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों, 7000 किलोमीटर बटा ये हमारा कितना है 7। इसका चाल कितना है दोस्तों, 700 है। तो यहाँ 700 में आप इसको कटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, यानी कि 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पहले प्रश्न को पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 में सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को सूची दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए आप लोग, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसका आप लोग जो है सही जवाब चूज कीजिए। पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए दोस्तों आकिजिन का, तो आकिजिन का दोस्तों AFW वेंट जो है दोस्तों ये खोज करता है। आकिजिन का जो है AFW वेंट, यानी ये चला जाएगा किसके साथ दोस्तों, 2 के साथ। ठीक है, यानी कि A बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2, यानी A कितना हो गया 2। अगर बात की जाए दोस्तों जिब्रेलिन का, तो जिब्रेलिन जो है दोस्तों ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ठीक है, जो टी योबूटा व टी हयासी के द्वारा खोजा गया था। तो ये जिब्रेलिन हार्मोन किससे मिल जाएगा दोस्तों, 4 से आके मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, 4 से। यानी कि हमारे पास बी कितना हो गया दोस्तों, B4 हो गया। ठीक है, बी कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। अब चलिए एबेसिक अम्ल को देखिए। एबेसिक अम्ल को देखिए, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में क्या है, एबेसिक अम्ल। तो ये किसने खोजा था दोस्तों, ये खोजा था ल्यू एम केनर्स ने। किसने खोजा, ल्यू एम केनर्स ने। तो एबेसिक किसके साथ जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 के साथ। ठीक है, अब चलिए ये बचा है दोस्तों ये जियाटिन। तो जियाटिन जाहिर सी बात है दोस्तों लिथियम और सहयोगी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी का हो जाएगा आपके पास, सी का हो जाएगा 1, और दोस्तों डी का कितना हो जाएगा दोस्तों, डी का हो जाएगा 3। यानी कि ऑप्शन में जो है दोस्तों, यानी 1 A2 B4 C1 और D3 होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत पूछता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का बनाने का दोस्तों एक ही ट्रिक होता है कि आप लोग को जिनमें भी आप लोग को 2 पता हो। जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन होता है दोस्तों, तो इनमें से आपने 2 मिला लिया, तो 4 ऑप्शन में से देखिए कि आपने जो 2 मिलाया वो किस किस में आता है। जिसमें नहीं आता उसको रिमूव कर दीजिए, बाकी 2 ऑप्शन बचेगा दोस्तों, उसमें से आप लोग गेस करके इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कि A बराबर 2 B4 C1 और D किस ऑप्शन में आता है। मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ऑप्शन, तो चलिए दोस्तों आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। आप लोग को ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा उर्वरक में नहीं पाया दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन जो है ये नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग जो है दोस्तों उर्वरक में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों विरंजक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, विरंजक के रूप में। आप लोग याद रखिएगा, विरंजक के रूप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता। बात किया जाए दोस्तों नाइट्रोजन की, तो कभी कभी क्वेश्चन ये करता है कि यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है दोस्तों, तो इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार दोस्तों कौन है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिए, यानी कि सूरदास है। कौन है दोस्तों, सूरदास है। देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये जो है, जब पहला उस दिन 2 दिन पहले जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो डाला गया था उसमें का 50 क्वेश्चन जो बचा था उसी का है। इसका PDF दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब, हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक पता नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो किसी दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, उसमें लिंक होगा। और वो भी नहीं होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके GS मैग्नेट सर्च करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इन सारी
क्वेश्चनों का जो दोस्तों PDF उस पर डाला जाता है। और व्हाट्सअप चैनल भी है दोस्तों, व्हाट्सअप चैनल पे भी आप लोग जुड़ जाइए। सारा का सारा PDF दोस्तों व्हाट्सअप चैनल पे भी आप लोग देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है रामचरितमानस की काव्य भाषा है। माने रामचरितमानस का दोस्तों की रचना किस भाषा में हुआ है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग पता होना चाहिए, अवधि में हुआ था, ठीक है, अवधि में हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है यानी 69 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा। विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है, विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। कामयानी जो है विद्यापति की रचना नहीं है। ये जो है जय शंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, जय शंकर प्रसाद, इसकी ये जो है दोस्तों जय शंकर प्रसाद की जो है ये रचना है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी कि ये कीर्ति कला भी विद्यापति की रचना है, पदावली भी विद्यापति की रचना है, कीर्ति पतालका भी जो है दोस्तों ये क्या है, ये विद्यापति की रचना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार, इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, इसको सावधानीपूर्वक वीडियो को जूम करके आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो है दोस्तों इसका ये 70 से लेकर के 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है दोस्तों इसी में छुपा हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेट में दिया है, तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोग चलिए इसको पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा और हटा दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और पढ़ करके दोस्तों इसको क्या कीजिए, इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर आप पढ़ चुके होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन का है, दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य क्या है। दलित जातियों का जो है दोस्तों सबसे बड़ा सत्य क्या है दोस्तों, ये बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। अगर ये ऊपर वाला स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे तो उसका जवाब जो है इसमें आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अभाव और उत्पीड़न, अभाव और उत्पीड़न, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसको देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, हजारों सालों से दलितों के अन्याय और उत्पीड़न के पीछे क्या कारण है। हजारों सालों से दलितों के साथ अन्याय और उत्पीड़न जो हो रहा है उसका मेन कारण क्या है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग पता होना चाहिए कि अशिक्षित होना। यानी कि जो ऊपर वाला सारांश दिया गया था दोस्तों उसमें आप लोग पढ़े होंगे, अशिक्षित होना जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न वो है क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। दोस्तों लघुत्तम समावर्तक जो है महत्तम समावर्तक का कितना गुना है दोस्तों, 12 गुना है। और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना है, 403 है। यदि उसमें ऐसे एक संख्या जो है दोस्तों 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। मानिए कि दोस्तों लौसर जो है वो महत्तम का कितना गुना है दोस्तों, 12 गुना। यानी कि लौसर प्लस मौस, ठीक है, लौसर प्लस मौस जो होगा वो कितना होगा, यानी कि यहाँ पे लौसर जो अकेला है इसके मौसर का 12 गुना है, ठीक है। यानी कि लौसर जो है दोस्तों वो क्या है, मौसर का कितना है, 12 गुना। तो 12 गुना मौसर हो जाएगा। और इन दोनों का योग, लौसर और 12 गुना मौसर का योग कितना दिया है दोस्तों, 403। बस इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया एक बार और बताते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए लौसर जो बोला है ना दोस्तों, लौसर जो है दोस्तों कितना है, लौसर जो है मौसर का 12 गुना। यानी कि मौसर का कितना गुना दोस्तों, 12 गुना, ठीक है। और बोला है कि दोनों का योग 400 कितना है दोस्तों, 3 है। दोनों का योग कितना है, 403 है। यानी कि लौसर, यानी कि दोस्तों लौसर प्लस 12 मौसर मिला के कितना है दोस्तों, 403 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का जो आंसर आएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 124 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या कितना आएगा दोस्तों, 124, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है,
एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। यदि उसे 24 किलोमीटर की दूरी यदि उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे लगते हैं तो धारा की गति निकालना है दोस्तों। ये भी लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको भी आप लोग बनाइए। मैथ से, चूंकि मैथ का डिस्कशन करेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको आसानी से बना सकते हैं। मैं इसका जो है ये आप लोग को इसका बनाने का जो है सेट करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। आप लोग जो है मान लीजिए कि धारा का गति क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। धारा की गति कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। और कुल दूरी कितना दिया है दोस्तों, 24। यानी कि जब आदमी धारा की दिशा में बहेगा तो उसका चाल और धारा का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। उसका चाल और धारा का चाल कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। तो आदमी की चाल कितना है दोस्तों, 10। यानी कि 24 बटा कितना हो जाएगा, x प्लस 10, x प्लस 24 सॉरी, यानी कि 24 बटा x प्लस 10 और फिर प्लस दोस्तों क्या देंगे, प्लस देंगे। इसका सेटिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये 24 बटा x प्लस 10 कैसे आया दोस्तों, कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 24 किलोमीटर जाना है और चाल कितना है दोस्तों, 10 किलोमीटर। और वो धारा के दिशा में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जिधर पानी का बहाव है उधर कोई तैरेगा तो पानी की चाल और उसका चाल जुटेगा, यानी उसकी गति तेज हो जाएगी। प्लस ये दूसरा चाल कितना है, चाल वही है, यानी सॉरी दूरी वही है दोस्तों, लेकिन अब धारा के विपरीत आएगा दोस्तों। तो धारा के विपरीत आएगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, 10 में से घट जाएगा, घटेगा ना दोस्तों। तो 10 माइनस x बराबर कितना दे देंगे दोस्तों, यहाँ 5 दे देंगे। अब इसमें आप लोग सॉल्व कीजिए और x का मान निकाल लीजिए दोस्तों, आप लोग का आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दोस्तों आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि 74 नंबर प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी मैथ से लिया गया है दोस्तों। तो मैं ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 57 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो उस शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, घन क्यूब में ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए शंकु के आधार क्या होगा दोस्तों, वृत्त होता है। ये जो वाला जो शंकु है ना दोस्तों, ये मान लीजिए एक शंकु है, तो इसका जो आधार है दोस्तों, देखिए नीचे वाला इसको आधार बोलते हैं, तो इसको एक वृत्त है। तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर कितना दिया है दोस्तों, 54 दिया है। तो इसको जो है दोस्तों सॉल्व करके यहाँ पाई के मान 22/60 रखिएगा तो आपके पास आर का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों। इस तरह आर का मान निकल जाएगा दोस्तों, तो आप लोग आसानी से जो दोस्तों क्या कर सकते हैं, ऊंचाई दिया है एच बराबर कितना 10 और आर का मान इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि शंकु का आयतन कितना होता है दोस्तों, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो शंकु का आयतन जो है दोस्तों वो कितना निकल के आएगा, शंकु का जो आयतन है दोस्तों वो यानी कि आप लोगों को आएगा 190। कितना आएगा दोस्तों, 190, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है इसका आंसर जाएगा। ठीक है, 190। ठीक है, तो इसको आशा करते हैं कि आप लोग बना करके जो लोग बना लिए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आ गया या हम जैसे बताएं वैसे आया कि नहीं आया। ठीक है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वो लोग वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक दोस्तों हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है दोस्तों। हकीकत बात यह है कि वीडियो बनाने में भी हम लोग को मज़ा आता है, अगर लाइक वगैरह कुछ नहीं मिलता है दोस्तों तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। ठीक है, इतना मेहनत करके दोस्तों हम लोग वीडियो बनाते हैं और लाइक भी नहीं मिले तो फिर थोड़ा सा देखते हैं, सोचने लगते हैं लोग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक है दोस्तों, यानी 75 नंबर प्रश्न पे आप लोग गौर कीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को पता होना चाहिए, 161वां है। कितना है दोस्तों, 161वां है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को। आसान सा सवाल है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछने का संभावना रहता है। देखिए दिवस से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो, चाहे अपने देश का दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो, उसको आप लोग एक बार जरूर जो है पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में किया गया, ये बताना है दोस्तों। तो 15वां विश्व हॉकी जो है भारत के उड़ीसा में किया गया था दोस्तों, उड़ीसा का भुवनेश्वर में। किस में दोस्तों? उड़ीसा का भुवनेश्वर में किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों जर्मनी ने जो दोस्तों बेल्जियम को हराया था। किसमें? जर्मनी ने बेल्जियम को क्या किया था? हराया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताना है दोस्तों। तो हमारा कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों सिद्धारमैया है। कौन है दोस्तों? सिद्धारमैया, यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, सिद्धारमैया। अगर बात की जाए सिद्धारमैया की पार्टी की दोस्तों तो ये कांग्रेस पार्टी से है। किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है? ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है? चलिए जिन लोगों को भी आंसर पता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बल और युग्म। बल और युग्म का क्या है दोस्तों? एक प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है? लाल सागर को लाल रंग कौन सा शैवाल प्रदान करता है दोस्तों? तो बात किया जाए उस शैवाल के नाम का दोस्तों तो उस शैवाल का नाम है ट्राइकोडेसियम इरिथ्रिशियम। ये जो है दोस्तों लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है और एक प्रकार का ये शैवाल है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों क्लोरेला का तो ये भी एक प्रकार से इससे भी क्वेश्चन कभी कभी उठा देता है दोस्तों। क्लोरेला जो होता है अंतरिक्ष यात्रियों की केबिन में उगाया जाता है, जिससे उन लोगों को ऑक्सीजन और प्रोटीन की भारी मात्रा में जो है आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिवस को क्या दोस्तों वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की जो दोस्तों राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने जो है दोस्तों मनाने का ऐलान किया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह का सिखों का जो 10वें गुरु थे उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। उनके 4 बेटे थे दोस्तों, 4 बेटे थे, ठीक है। तो उन्हीं 4 बेटों के शहादत दिवस पे यानी कुर्बानी पे जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को है दोस्तों ये जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। क्योंकि उन गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को सरहिंदी के एक शासक थे, राजा थे, उन्होंने इस्लाम धर्म न कबूल करने पर उन लोगों को दीवार में क्या किया था दोस्तों? चुनवा दिया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर कौन सा खाद्य सूचकांक में है दोस्तों, ये बताना है। यानी 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोगों को, जिन जिन लोगों को पता है दोस्तों बताइए।
ठीक है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल राज्य का जो है खाद्य सुरक्षा सूचांक प्रथम स्थान पर है अपने हिंदुस्तान में। देखिए जो खाद्य सुरक्षा सूचांक जो है, खाद्य सुरक्षा सूचांक कौन तैयार करता है दोस्तों? FSSAI, ये जो है दोस्तों खाद्य सुरक्षा जो है सूचांक तैयार करती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 84 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में खराज किस पर लगाने वाला कर था? खराज किस पर लगाने वाला कर था दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में जो है दोस्तों खराज जो है दोस्तों कृषि पर लगाने वाला एक कर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कृषि पर लगाने वाला एक कर है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक एक शासक था दोस्तों। किसने? फिरोज शाह तुगलक एक शासक था दोस्तों। उसने जो है कृषि पर खराज कर जो है लगाया था। इसने बहुत 24 कष्टदायक करों को क्या किया था? खत्म कर दिया था। जब अपने शासन में आया तो 24 कष्टदायक करों को खत्म करके खराज, खुम्स और जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, धार्मिक कर था, तो उसने जो है ऐलान किया कि 24 को खत्म करके अब कुछ ही कर जो है जो हिंदुस्तान वासियों को देना पड़ेगा। उनमें से प्रमुख कर खराज, खुम्स और ये जो है, जैसे खुम्स जो दोस्तों ये था ना कि युद्ध में लूटी गई, ये सब होता था, ठीक है। तो वो था। और जजिया कर आप लोगों को पता ही है, ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला था, धार्मिक कर था एक, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है दोस्तों लगाना जो है बोला था कि 24 को ख़त्म करके कुछ ही ऐसे कर को क्या किया जाए, लगाया जाए, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगा स्थानीय राजदूत बनकर आया था? मेगा स्थानीय जो है दोस्तों किस राजा के दरबार में राजदूत बन के आया था? तो बात किया जाए 85 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगा स्थानीय जो था एक राजदूत बन के आया था। मेगा स्थानीय की बात किया जाए दोस्तों तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी राजा थे। कहाँ के राजा थे दोस्तों? पश्चिम एशिया के, याद रखिएगा। पश्चिम एशिया के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगा स्थानीय, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात किया जाए दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों हैंसंग आया था। किसने आया था? हैंसंग आया था, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी कभी कभी पूछ लेता है हर्षवर्धन वाला, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 86 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 में सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ये जो सूची है दोस्तों आप लोगों को मिला लेना है और नीचे इसका कूट दिया हुआ है दोस्तों, उसको क्या करना है, आपको उसमें से सही आंसर का चुनाव करना है। तो चलिए, जो तांबा है दोस्तों, तांबा आप लोग को पता है होगा कि राजस्थान में मिलता है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में, ठीक है। दूसरी बात, तो यानी कि एक का कितना हो जाएगा? 3। तो चलिए ए का हो गया 3। तो देखिए इसमें ए का 3 जो है दोस्तों एक सी में है और एक डी में है। तो ये वाला 2 ऑप्शन जो क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। अब हमको 2 ही में ही क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। चलिए एक का क्या हो गया दोस्तों? 3, ठीक है। अब चलिए, अब सोना जो है दोस्तों कहाँ निकलता है ज़्यादा? तो सोना जो है दोस्तों कहाँ निकलेगा सोना? तो सोना कर्नाटक। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक। यानी कि बी का कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसमें देखिए बी का 2 इसमें भी दोनों में भी है, ठीक है। अब चलिए इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। टीन का बात किया जाए दोस्तों, टीन, तो टीन जो है दोस्तों कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो टीन अफगानिस्तान और ईरान में। अफगानिस्तान और ईरान में आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें ईरान नहीं है, यानी अफगानिस्तान में। तो टीन जो है मिलेगा यानी कि सी का 4। तो सी का क्या है दोस्तों? 4। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है क्या हो गया दोस्तों? ये भी खत्म हो गया। हमारे पास जो इसका राइट आंसर आया दोस्तों वो आया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 3, बी का 2 और सी का 4, डी का 1, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? बंदरगाह की बात किया जाए दोस्तों तो जहाँ पे समुद्री जहाज़ों का पड़ाव होता है उसे बंदरगाह कहते हैं दोस्तों। तो बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के दोस्तों, तो लोथल आप लोग याद रखिएगा। किसको दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा लोथल, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और लोथल की बात किया जाए दोस्तों तो लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस नदी के तट पर दोस्तों? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न में गौर कीजिएगा दोस्तों। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो ने है दोस्तों संस्कृत भाषा के बारे में क्या बोला था? तो अमीर खुसरो ने संस्कृत भाषा के बारे में ये बोला था दोस्तों सन 1318 ईस्वी में कि यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। संस्कृत केवल क्या है? ब्राह्मणों की भाषा है। अमीर खुसरो ने 1318 में बोला था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिन लोगों को याद होगा दोस्तों आप लोग पढ़ के देखिए। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसके आगे जो है दोस्तों ये और भी होता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों कितने प्रकार का न्याय की बात किया गया है? 3 प्रकार के। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय का क्या किया गया दोस्तों? उल्लेख किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का बात किया है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है? भारतीय संविधान के संदर्भ में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा असत्य है दोस्तों? इस पर गौर फरमाइएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। जाहिर सी बात है, हमारा संविधान किसी भी धर्म से भेदभाव करना नहीं सिखाता। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये बात जो है दोस्तों क्या है? गलत है। ये बात जो है दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में इसका उल्लेख नहीं है। एक ही धर्म को किसी भी, हमारे देश में राजकीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय भाषा होता है, राष्ट्रीय शब्द होता है, लेकिन राष्ट्रीय दोस्तों धर्म नहीं होता है कोई, ठीक है। राष्ट्रीय राजा भी अकबर, लेकिन राष्ट्रीय धर्म का नाम अगर आता है तो उसमें किसी भी धर्म का जिक्र नहीं किया जाता है। यानी कि हमारा देश एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है, ठीक है। ये बात जो है ऑप्शन नंबर 90 का बी होगा, ठीक है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये बात गलत है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर प्रश्न में देखिएगा दोस्तों, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो है दोस्तों, जो संस्कृत का शब्द होगा ना, उसी में तत्सम शब्द, उसे ही तत्सम शब्द कहा जाएगा, ठीक है। तो लालटेन संस्कृत भाषा नहीं है दोस्तों, अवसर भी नहीं है, ठीक है, थैला भी नहीं है। संस्कृत भाषा क्या है दोस्तों? विभावरी। तो विभावरी जो है दोस्तों क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक नहीं है। तो बात किया जाए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर का दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमालय जो है एक जाति का जो है बोध नहीं है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं दोस्तों, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक विशिष्ट, हिमालय जो होता है एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक है। बाकी गाय, पंखा, पर्वत ये सब जातिवाचक जो है शब्द है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा कौन है? गुलाब जो है दोस्तों फूलों में क्या है? श्रेष्ठ है। इस वाक्य में दोस्तों क्या बताना है? संज्ञा बताना है कि कौन सा संज्ञा है। तो 93 का राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्या दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। देखिए दोस्तों हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग हिंदी में जो है जो व्याकरण, हिंदी का व्याकरण है दोस्तों, उसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके ही जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादातर व्याकरण से, ठीक है। तो बात किया जाए 94 नंबर का राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को, वही। इसमें इस शब्द में जो वही जो है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यह पुस्तक वही है
जो मेरे पाठ्यक्रम में है, तो वही जो है दोस्तों क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ से है, इसका मैं आंसर आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात किया जाए इस, देखिए आप लोग आंसर देखिए, क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बनाया जाएगा तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, अपलोड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, तो टेन 5 थीटा प्लस कोट 5 थीटा का मान क्या होगा। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है मैथ से ही है दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, या टेलीग्राम पे जो है दोस्तों, हम सभी मेंबरों के लिए एक बहुत ही सूचना है, जितने भी लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनके लिए मैं जो है मैसेज करने का ऑप्शन मैं जारी कर रहा हूँ। अपना अपना सुझाव जो है दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे अब दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो शुरू करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर वहीं पे डाल दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में, या जो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं दोस्तों वहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 3। कितना होगा दोस्तों, 3। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जब घड़ी में 7:20 होता है तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना का कोण बनता है दोस्तों। तो देखिए घड़ी में जब 7:20 होगा तो दोस्तों, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणा घंटा बटा 2, यानी कि मिनट कितना है दोस्तों, 20 मिनट है, तो 20 में हम कितना से गुणा करेंगे दोस्तों, 11 से, माइनस 60 गुणे घंटा कितना है 7, अब बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 100 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 100 डिग्री, यानी कि 97 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 100 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि 7:20 पर जो है दोस्तों घड़ी और मिनट की सुई के बीच 20 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 98 नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि 98 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों 98 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 98 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो है, हेक्सागोन शब्द के सभी अक्षरों में कितने संभव शब्द बनेंगे जबकि स्वर एक साथ हो। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो इस चैनल पे हम लोग जो है दोस्तों बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग हमेशा जारी करते रहते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन सर के द्वारा दिया हुआ प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसका शेयर कीजिए और उन लोग को भी लाभ पहुँचाइए। ठीक है, तो बात किया जाए 98 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 720। कितना दोस्तों, 720। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है होप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। होप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन जो है दोस्तों किसने किया था। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर सवल्या आर्ल ने किया था, सवल्या आर्ल ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने, अगर सन की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा 2009 में। किसमें दोस्तों, 2009 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों वो है, किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को डैश कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तैयारी में दोस्तों जुड़े रहिए, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और अब की बार जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों थोड़ा सा टॉप लेवल का होगा, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी जा करके आप फाइट कर करके और अपना एक सीट आप लोग ले सकते हैं, वर्दी पहन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।